Is it visible? Yes, sir. So line graph we'll be doing today. How many task types are there in complete? Task 1. 7 types. Line, bar, table, पाई और इन सबको मिला के कॉम्बिनेशन किसका हो सकता है? एक लाइन एक बार आ जाए, एक पाई और एक टेबल आ जाए, एक टेबल और एक बार आ जाए, और इसके अलावा 2 कौन से होते हैं फिर? फ्लो चार्ट, जिसे प्रोसेस चार्ट भी बोलते हैं, और मैप। सो अक्सर मैं बोलता हूँ, ये जो वीडियोस हैं हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे उसमें ही मैंने एक्सप्लेन किया है, ये जो 5 टाइप हैं ये एक ही तरह की वोकैबुलरी और एक ही तरह के कुछ स्ट्रक्चर शेयर करते हैं, जिन्हें तुम एक बार सीख लो, थोड़ा सा उन पे टाइम स्पेंड कर लो तो काफ़ी हद तक एक ही तरह की लैंग्वेज से वो हो जाएगा। फ्लो चार्ट और मैप का फिर अपना थोड़ा अलग क्राइटेरिया है, पैटर्न सेम रहता है पैराग्राफ वाला, लेकिन थोड़े सेंटेंस फॉर्मेशन फिर उसके अलग तरीके से होते हैं। ओके, तो इसमें मैं कुछ बेसिक कंपोनेंट्स जो मैं कहता हूं एक बच्चे को पता होने चाहिए, अगर उन्हें अच्छा टास्क 1 लिखना है, अच्छी रिपोर्ट राइटिंग लिखनी है, वो अलग बात है कि आउट ऑफ 9 बैंड 3 बैंड की होती है रिपोर्ट, लेकिन इसमें भी अच्छा बैंड स्कोर लेकर आओगे तो ओवरऑल पे उतना ही फर्क पड़ेगा। बेसिक तुम्हें क्या सीखना है? सबसे पहले तो तुम्हें टाइप्स कौन कौन से हैं उनके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। दूसरा, कॉमन वोकैब, क्या कॉमन वोकैब रहेंगी? इन 5 की वोकैब काफी हद तक कुछ कॉमन होती है और कुछ कॉमन वोकैबुलरी तुम्हारे फ्लो चार्ट और मैप में भी यूज होती हैं, कॉमन वोकैब। फिर तीसरी चीज स्पेसिफिक वोकैब। इन दोनों में फर्क क्या है? एग्जाम्पल मैं अक्सर देता हूं किचन का, कुछ ऐसे मुझे मसाले बताओ या कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट बताओ जो तकरीबन हर सब्जी में डलते हैं, यानी कि वो कॉमन है हर सब्जी के लिए। बताओ। नमक, पेपर, हल्दी, गार्लिक, टमाटो, जिंजर, गरम मसाला, दीज आर द कॉमन स्पाइसेस। अब गर्ल्स को पता होगा व्हाट आर सम स्पेसिफिक स्पाइसेस जो डिपेंड करता है कि बन क्या रहा है उसमें डलेगा, या स्पेसिफिक आइटम्स। बोलो। करी पत्ता, ये किस में डलता है? जब करी बनती है, ठीक है ना, कढ़ी जो जिसे हम कढ़ी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल दही होती है हमारे घरों में, तो 1-2 सब्जियां ऐसी हैं जिसमें दही का इस्तेमाल होता है। कौन सी? कढ़ी बनाने में। yes, और जो हमारा साग होता है उसमें नहीं, उसमें उसका बेसन का इस्तेमाल होता है, तो हर किसी में तो कोई बेसन भी नहीं डलता, राइट। फिर कढ़ी में मेथी डलती है, yes, वो हर सब्जी में नहीं डलती। तो ये समझ आ रहा है आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो कुछ होंगी वोकैब ऐसी जो कॉमन, सारी तरह का, कोई भी तरह का रिपोर्ट या चार्ट हमारे सामने आ जाए वो उसमें यूज हो जाएगी वोकैबुलरी, और कुछ होगी स्पेसिफिक कि भाई वो डिपेंड करेगा कि क्या तुम्हारे सामने टॉपिक आया है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल वीडियोज में भी दिया है, मैं तुम्हें वैसे ही बता देता हूँ। कॉमन वोकैबुलरी किस तरह की होगी? इलुस्ट्रेट, इंक्रीज, डिक्रीज, इंक्लाइन, डिक्लाइन, रिमार्केबल इंक्रीज, रिमार्केबल इंक्लाइन, शार्प डिक्लाइन। तो चार्ट कोई भी हो, ये वाले टर्म कॉमन है, राइट। स्पेसिफिक वोकैबुलरी क्या होगी? एजुकेशन का मान लो कोई स्टैटिस्टिक्स आ गया, डेटा आ गया, तो वहां पे एजुकेशन से जुड़ी हुई कुछ वोकैब आएंगी। फॉर एग्जाम्पल परफॉर्मेंस, असेसमेंट, राइट। फिनेंस का टॉपिक आ गया तो फिनेंस से जुड़ी हुई पे, बजट, मनी, स्पेंड, एक्सपेंड, फाइनेंशियल आउटले, तो उससे जुड़े हुए टर्म्स यूज होने लग जाएंगे, राइट। समझ गए? अब जो स्पेसिफिक वोकैबुलरी है उन्हें मैं एक जगह तुम्हें सिखा नहीं सकता या किसी एक दिन तुम्हें सिखा नहीं सकता। वो कैसे इंप्रूव होगी? अपने डे 1 से लेके अपने फाइनल एग्जाम तक 50-60 रिपोर्ट्स जब तुम एनालाइज करोगे तो वो जो 50-60 रिपोर्ट्स के जो भी टॉपिक्स होंगे वो वोकैबुलरी धीरे धीरे करके तुम्हारी इंप्रूव होती चली जाएगी।
लेकिन जो ये कॉमन वोकैबुलरी है ये जरूर एक बार में तुम्हें दी जा सकती है, जो कि एक मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है और जो कि तुम्हारे इस बुक में जो तुम्हें दी गई है 2-4 पेज हैं और वो सारी कॉमन वोकैबुलरी जितनी पॉसिबल हो सकती है वो वहां पे मेंशन है। जस्ट हैव अ लुक। अलग से 2-3 पेजेस हैं तुम्हारी बुक में कॉमन वोकैबुलरी के और उसमें अलग अलग कैटेगरी बनाई हुई है कि ये वोकैब आप यूज कर सकते हैं इंट्रोडक्शन लिखते वक्त, ये वोकैब आप यूज कर सकते हैं वो अप्रोक्सीमेटली वाले डेटा के लिए, अराउंड, अबाउट, नियरली, रफली, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना। और ये कुछ प्रेपोजिशंस हैं जो तुम्हारे यूज होंगे, ये कुछ कनेक्टर्स हैं जो तकरीबन हर जगह तुम यूज कर सकते हो। ये बढ़ना के लिए वर्ब हैं, क्या होते हैं? इंक्रीज, इंक्लाइन, ग्रो, सर्ज, गो अप, rise up, राइज, इंप्रूव, इनके सेकंड फॉर्म यूज होती है अगर पास्ट का डेटा है तो। और डिक्लाइन कम होने के लिए कौन से वर्ब यूज होते हैं? डिक्रीज, डिक्लाइन, रिड्यूस, गो डाउन, सेकंड फॉर्म में वेंट डाउन, प्लंज, ड्रॉप, फॉल, इनकी सबकी सेकंड फॉर्म। फिर नेक्स्ट क्या होता है? फ्लक्चुएट करना, तो वहां फ्लक्चुएट, वेराई, फॉलो ए ज़िगज़ैग ट्रेंड, ओके। और फिर एक जैसा रहना, रिमेन सेम, रिमेन सिमिलर, रिमेन कांस्टेंट, डिड नॉट चेंज, डिड नॉट अंडरगो एनी चेंज, रिमेन्ड ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। तो इस तरह की हम टर्म्स यूज करते हैं। तो ये कॉमन है किन के लिए? लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, टेबल, पाई चार्ट और कॉम्बिनेशन के लिए, क्योंकि पांचों का जो मकसद है वो सेम है, डेटा कंपैरिजन। डेटा कंपैरिजन, इनका इस्तेमाल ही जो होता है वो डेटा को कंपेयर, स्टैटिस्टिक्स को कंपेयर करने के लिए होता है। और कंपेयर टाइम के हिसाब से कंपेयर, कैटेगरी के हिसाब से कंपेयर, मेन वीमेन का कंपैरिजन, 6 सब्जेक्ट्स में कितने एनरोलमेंट हुए यूनिवर्सिटी में उसका कंपैरिजन, 5 वर्षों में कौन सी कंपनी के फोन्स की बिक्री क्या थी, उसमें क्या परिवर्तन आए, उसका कंपैरिजन। तो इन सब का मकसद सेम रहता है, मकसद सेम है, रिपोर्ट राइटिंग का पैटर्न सेम है, पैराग्राफिंग, तो इसलिए काफी वोकैबुलरी भी कॉमन यूज होती है। इंक्लाइंड, ड्रामेटिकली, डिक्लाइंड, सिग्निफिकेंटली, स्लाइट रिडक्शन, रैपिड इंक्लिनेशन, सो ये कॉमन वोकैबुलरी है, ठीक है। सो आप गो थ्रू कर लेना, इस पे पूरा वीडियो है एक 15-20 मिनट का हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे, और वो वीडियो है आपका डे 4, तो वो वीडियो देख लेना। जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो पुराने हैं आई थिंक दे हैव सीन दोज वीडियोस, जो कुछ नए स्टूडेंट हैं वो ये वीडियोस देख लेना। और स्पेसिफिक वोकैब का कोई अलग से वीडियो नहीं है, वो जैसे यहाँ रिपोर्ट चलती जा रही है क्लासरूम में, एक वीक में हम 3-4-5 रिपोर्ट जितने भी कर रहे हैं, और जो एक्सपर्ट की लिखी हुई रिपोर्ट है उसमें नीचे वर्ड्स लिखे होते हैं कि ये वाले वर्ड भाई तुम सीख लो, इनका ये मतलब होता है, वर्ब है या नाउन है या एडजेक्टिव है, वो तुम देख लेना। क्लियर है? ठीक है। फिर एक मैं यूज करता हूं कॉमन स्ट्रक्चर्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इन 5 टाइप्स के लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, टेबल, पाई चार्ट और कॉम्बिनेशन कॉमन स्ट्रक्चर्स होते हैं, और अलग से पूरे 20 स्ट्रक्चर्स लिखे भी हुए हैं। वीडियो में मैंने ग्राफ्स के साथ या चार्ट्स के साथ उनको इलैबोरेट भी किया हुआ है, और जिनके बहुत रिपीट हो चुके हैं वो बस उस पर प्रैक्टिस करें, एक्सरसाइज करें उसकी, और जो बच्चे नए हैं वो उन स्ट्रक्चर्स पे काम करना शुरू करें थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। एकदम नहीं करना, एक बार में नहीं करना, थोड़ा थोड़ा सा उस पर काम अपना शुरू कर दो, राइट। अब उनमें खास बात क्या, अच्छी बात क्या है, उससे ग्रामेटिकल रेंज का स्कोर तुम्हें मिलेगा, जो कि जरूरी है। तुम्हारे पास एक बात को लिखने के अलग अलग ग्रामर भी होनी चाहिए, और सही तरह से एक्यूरेटली लिखना कैसे, वो बहुत जरूरी है। तो अक्सर एग्जाम्पल मैं इसका देता हूं कि कैसे एक ही तरह की बात को तुम अलग अलग स्ट्रक्चर से लिख सकते हो। पिज्जा कंजम्पशन इंक्लाइंड ड्रामेटिकली इन इंडिया बिटवीन 2005 एंड 2010, ये एक तरीका उस बात को कहने का। उसी बात को दूसरे तरीके से, देयर वाज अ ड्रामेटिक इंक्लाइन इन द कंजम्पशन ऑफ पिज्जा इन इंडिया ड्यूरिंग 2005-2010। उसी बात को लिखने का तीसरा तरीका, a dramatic incline was recorded in the consumption of pizza in India from 2005-2010, ये भी तरीका है। और फिर एक ये भी है, India witnessed
a dramatic incline in the consumption of pizza between 2005 and 2010. 4 अलग अलग स्ट्रक्चर्स, बात वही। समझ गए कि मैं कॉमन स्ट्रक्चर किसे कह रहा हूं? तो ऐसे से कॉमन स्ट्रक्चर्स यहां पे ऑलरेडी लिखे हुए हैं 20, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इनके बाहर कभी कोई स्ट्रक्चर यूज नहीं होगा। इट विल डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यू आर प्रोवाइडेड विद। सामने क्या तुम्हें इमेज दी हुई है, तो उसके हिसाब से भी हम सेंटेंस स्ट्रक्चर को पिक करेंगे रिपोर्ट राइटिंग के लिए। ये तो है ही, यानी कि मैं क्या कह रहा हूं, ये तो मसाले हैं ही तुम्हारे पास सब्जियां बनाने के लिए, लेकिन और भी चीज जो तुम अपने एक्सपोजर से या अपने हिसाब से यूज करना चाहते हो, बट मेक श्योर कि उसका यूज तुम सही करो, वो गलत ना करो। ऐसा ना हो उससे तुम्हारी वो सब्जी खराब हो जाए। ये मसाले तो हैं ही। और एक्सपेरिमेंट मत करना रियल एग्जाम में जाके। जो एक्सपेरिमेंट करने हैं यहां कर लो थोड़े बहुत, लेकिन रियल एग्जाम में जाके कुछ ऐसा मत करना जो कि रूटीन में तुम्हें क्लास में नहीं कराया गया और तुम बस उसे अपने दिमाग से करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, ये क्लियर है? टाइप्स हो गए, कॉमन वोकैब, स्पेसिफिक वोकैब, कॉमन स्ट्रक्चर्स। अब मैं यहां स्पेसिफिक स्ट्रक्चर अलग से नहीं लिख रहा, कॉमन स्ट्रक्चर्स कर लो, वो वीडियो भी है और बुक में भी दिए हुए हैं। पैटर्न, अब पैटर्न की जहां तक मैं बात करूं तो सिंपल है, 4 पैरा लिखने हैं। इंट्रो, जनरल ओवरव्यू, मेन बॉडी 1, मेन बॉडी 2। आइडियली 4 पैरा में काम चल जाता है, कोई थंब रूल नहीं है कि 4 ही पैरा लिखने हैं। तुम 5 पैरा में भी रिपोर्ट लिख सकते हो, 3 पैरा में भी रिपोर्ट लिख सकते हो। जनरल ओवरव्यू को सेकंड नंबर पे ना देके तुम उसे एज अ कंक्लूजन लास्ट में लिख सकते हो, वो भी इक्वली गुड होता है तरीका। ऐसा नहीं है कि वो इनएक्यूरेट है, तो ऐसे कोई थंब रूल्स नहीं है, राइट? पर एक पैटर्न फॉलो करोगे तो जल्दी फैमिलियर हो जाओगे रिपोर्ट राइटिंग में, जल्दी ट्रैक पे आ जाओगे। और ऐसा भी नहीं है कि तुम 6-6 महीने साल यहाँ देने वाले हो, 2-3 महीने की प्रिपरेशन करनी है। तो एक पैटर्न को फॉलो करो ताकि तुम्हारा जो टारगेट बैंड स्कोर है वो जल्दी अचीव हो जाए। क्लियर है? और लास्ट जो है टाइमिंग, ये बहुत जरूरी है। आमतौर पे ज्यादातर रिपोर्ट पास्ट की होती है, रिपोर्टिंग ही पास्ट की होती है। कोई खबर ही जो दी जाती है वो पास्ट इवेंट की दी जाती है, दैट हैज हैपेंड। तो ज्यादातर जो मेजॉरिटी में तुम्हारे रिपोर्ट राइटिंग होंगे वो पास्ट के डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि हम अगर 2021 में हैं इस वक्त, तो उसमें डेटा 2000, 2005, 1970, 1980 इस तरीके का डेटा होगा। तो वहां पे बहुत जरूरी हो जाता है हम टाइमिंग कैसे लिखें। तो वहां पे मेंशन किया हुआ है बुक में, इन 2005, बाय 2005 तक का सेंस, टिल 2005, फिर ड्यूरेशन दिखाने के लिए फ्रॉम, टू, बिटवीन, एंड, ड्यूरिंग, डैश, ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years, ओवर अ डेकेड, in 10-year period, throughout the given time period, throughout the given time span। तो ये 7-8 जो मैंने तरीके बोले तुमको, that's it। इनके बाहर कुछ जाएगा ही नहीं, और कोई तरीका ही नहीं है टाइम रिप्रेजेंट करने का। थोड़ा सा एक बार सीखना है कि जब बिटवीन लगाया तो एंड आना चाहिए, फ्रॉम लगाया टू आना चाहिए, ड्यूरिंग लगाया डैश आना चाहिए। 10 साल दिख रहे हैं तो डेकेड बोल दो, 30 साल दिख रहे हैं 3 decades बोल दो, राइट? तो इस तरह से थोड़ा सा आप लेके चलोगे चीजों को। ये क्लियर है? अब इस पे पूरा वीडियो है, इस पे एक वीडियो है, इस पे कंप्लीट एक वीडियो है, पैटर्न पे वीडियो है, इन पे वीडियोस हैं। डे 4 जो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन में डे 4 का फोल्डर है, उसमें ये सारे वीडियोस हैं, मेरे ही बनाए हुए वीडियोस हैं। जितना ही मेरा अनुभव जो मैं यहाँ तुमसे शेयर करता हूँ वो उन वीडियोस में डाला हुआ है, और बड़े अच्छी प्रेजेंटेशन के जरिए है। कुछ नोट्स बना लेना, उस वीडियो को देख लेना जिन्होंने अब तक नहीं देखे हैं वो वीडियोस। क्लियर है? प्रायोरिटी पे कॉमन वोकैबुलरी और कॉमन स्ट्रक्चर वाले वीडियो जरूर देखने। Why something is shown in a table or by means of a pie chart और line graph? क्यों हैं ये सारी चीजें? पारस क्यों? Why?
because we can easily understand. कम जगह में, कम स्पेस में एक अच्छा कंपैरिजन हो जाता है, अच्छी तुलना हो जाती है इस तरह की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस के लिए, ठीक है ना। और आइल्स में तुमसे इसकी रिपोर्टिंग क्यों करवा रहे हैं? आइल्स वालों को क्या पड़ी है कि तुमसे क्यों लिखवा रहे हैं वो रिपोर्ट? एकेडमिक वाले स्टूडेंट से, क्योंकि जो जीटी वाले होते हैं पीआर के लिए जो जाते हैं उनकी रिपोर्ट्स नहीं होती। एकेडमिक वालों से क्यों करवा रहे हैं? एकेडमिक का मतलब जो पढ़ाई के लिए जाएंगे, क्यों लिखवा रहे हैं रिपोर्ट? बिल्कुल, जिस लेवल की पढ़ाइयां तुम करोगे, ग्रेजुएशन करोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, सर्टिफिकेशन करोगे, डिप्लोमास करोगे, उसमें जो भी तुम करोगे उसकी पढ़ाई का एक जरूरी हिस्सा होता है इस तरह का पैटर्न, डेटा इलैबोरेशन के लिए, डेटा कंपैरिजन के लिए। सो इट विल बी अ वेरी रेगुलर थिंग फॉर यू। ये मैप्स वगैरह भी जरूरी होते हैं जब तुम किसी दूसरी कंट्री में जाके पढ़ रहे हो, प्रोसेसेस भी जरूरी होते हैं बिकॉज तुम बहुत सारे प्रोसेस को फॉलो करते हो। इसलिए बड़ा सोच समझ के उन्होंने ये 7-8 चीजों को एक रिपोर्ट राइटिंग का हिस्सा बनाया है और तुम लोगों से करवा रहे हैं। एंड दे आर प्रिटेंडिंग कि तुम लोग की स्कूली शिक्षा या तुम लोगों की अब तक की पढ़ाई इस लेवल की रही है कि ये रिपोर्ट राइटिंग तुम्हारे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। पर उनको क्या पता, यहाँ साल लग जाता है बच्चों को ये रिपोर्ट राइटिंग सीखने में, आइल्स के इंस्टीट्यूट में जा जाके, और वो एक ही तरह के रेडीमेड से लाइनें लिखते रहते हैं बार बार। वो रिपोर्ट राइटिंग को समझते ही नहीं, उनके लिए वो बड़ा अजीब सा एक प्रोसेस बन के रह जाता है। ड्रामेटिक इंक्लाइन, शार्प डिक्लाइन। क्रैमिंग नहीं करनी, हर चीज को समझो, हर शब्द का अपना एक मतलब है। ड्रामेटिक इंक्लाइन का अपना एक मतलब है, इंक्लाइंड ड्रामेटिकली सेम सेंस, लेकिन डिपेंड करता है कि वो किस तरह से सेंटेंस फॉर्मेशन है, वो कब यूज होगा। तो कुछ भी करना है अंडरस्टैंड करके करना है, क्रैमिंग नहीं करनी, रट्टा नहीं चाहिए, वो लंबा नहीं टिकेगा। कल को पढ़ना है जाके, तुम में से कोई ऐसा है जो मतलब पढ़ने के वीजा पे जाए लेकिन ज्वाइन नहीं करेगा कॉलेज वहां जाके या यूनिवर्सिटी? ऐसा भी है कोई? होगा तो बताओगे। ठीक है, तो पढ़ोगे भाई, 2 साल 3 साल तुमने लगाने हैं। दैट विल बी अ क्रूशियल पार्ट ऑफ योर करियर। मोटा पैसा तुम दे रहे हो, 4 गुना पैसा तुम उनको दोगे जो उनका लोकल देता है उसके मुकाबले, तो वर्थ निकालनी है, पास होना है। वो पढ़ाई, इंटरनेशनल एक्सपोजर तुम्हारे काम भी आएगा। तो इसलिए ये जो आइल्स की क्लास है, इसको सिर्फ तुम उस आइल्स के एक दिन के लिए मत देखो। दैट इज द इंग्लिश लर्निंग फॉर योर लाइफ, पूरी जिंदगी के लिए। That will help you a lot. Okay, so आज हम क्या कवर करने वाले हैं? लाइन ग्राफ। और लाइन ग्राफ को लाइन ग्राफ क्यों कहते हैं? पहली बात तो लाइन छोड़ो, पहली बात तो ग्राफ क्या होता है? ग्राफ अ 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन जो बचपन से हम करते, बचपन में होते थे, भागते थे, ठीक है ना। उसमें एक्सेस ले लेते हैं भाई, इसको एक्स मान लेते हैं, इसको वाई एक्सेस मान लेते हैं। छोड़ो, पर तुम्हें एक्स एक्सेस वाई एक्सेस में नहीं लिखना। मैं देखता हूं कई बच्चे लिखते हैं ये हॉरिजॉन्टल होता है और ये वर्टिकल होता है, ये वर्टिकल डेटा रिप्रेजेंट करता है, ये हॉरिजॉन्टल डेटा। अब कई बार जरूरी नहीं है कि यहाँ हमेशा ये टाइमिंग्स होंगे, ठीक है ना, कि ये 2005 और 10, 15, 20 ये हमेशा टाइमिंग होंगे। टाइमिंग हो सकता है यहाँ भी दे रखी हो, यहाँ कोई और कैटेगरी दे रखी हो। तो ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि इनमें टाइमिंग आएगा या इनमें टाइमिंग आएगा। कई बार टाइमिंग यहाँ हो सकता है, कैटेगरीज यहाँ, कई बार कैटेगरीज यहाँ, टाइमिंग वहाँ। तो ये ग्राफ होता है बेसिकली। और अगर इस पे लाइंस हो तो ये लाइन ग्राफ होता है। लाइन ना होके भाई इन्हीं चीजों पे उतना ही वैल्यू का बार हो जाता है। बार जो इस शेप में होता है, एक केन की शेप में, एक डंडे की शेप में या सलाखों की शेप में होता है ना, बिहाइंड द बार्स, यानी कि जेल जाना, यू विल गो बिहाइंड द बार्स। तो बार्स किसी ऐसी वर्टिकल चीज को, इस चीज को बार बोलते हैं, इसलिए फिर वो बार ग्राफ बन जाता है। जब वो टेबल की फॉर्म में आता है तो वो टेबल बन जाती है। जब वो पाई आ जाती है उसमें एक सर्कल अराउंड 100% में से, तो वो पाई चार्ट बन जाता है। जब उसमें 2 आ जाते हैं तो वो कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जिसके पीछे लॉजिक ना, एवरीथिंग इज देयर बिकॉज ऑफ अ लॉजिक। सो आज हमारा जो लाइन ग्राफ हम कवर करेंगे, आई इलैबोरेट इन डिटेल इन योर बुकलेट नंबर 2।
Okay, read the statement. The graph below gives information about international tourist arrivals in 5 countries. 5 देशों में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का जो आगमन है, ये उसका डेटा है, उसका एक कंपैरिजन है. एंड यस, एक टाइम पीरियड भी दिया हुआ है, किस दौरान ये दिखाया गया है, 1995, 2000, 2005, 2010. तो एक तरह से 15 साल का तो ये पूरा पीरियड है. और 4 अलग अलग टाइम जोन है, जो 95, 2000, 2005 और 2010. और 5 कंट्रीज हैं, 5 कंट्री का टूरिस्ट अराइवल इसमें मेंशन है, अलग अलग. यूएसए, फ्रांस, मलेशिया, इजिप्ट एंड ब्राजील. तुम्हें थोड़ा नॉलेज है उसकी ज्योग्राफी की, तो इसमें से कौन से 2 कंट्री एक ही कॉन्टिनेंट को बिलोंग करती हैं? इजिप्ट कहाँ पे है? तो ब्राजील अफ्रीका में थोड़ी है, ब्राजील तो अमेरिका में है ना, साउथ अमेरिका में है ना ब्राजील. ब्राजील नहीं, यूएसए एक तरह से आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका. तो ब्राजील इज अ पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका, जो नीचे की तरफ है. मलेशिया कहाँ पे है? एशिया में है, ठीक है ना, जहाँ पे हम हैं एशिया. फ्रांस कहाँ पे है? यूरोप में है, ठीक है ना. और इजिप्ट आई थिंक अफ्रीका ही है. इजिप्ट मुझे नहीं लगता कि इजिप्ट अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में है. ब्राजील तो मुझे पता है, क्योंकि वहाँ फुटबॉल काफ़ी फेमस है ना, मैक्सिको के पास. तो फिर मैक्सिको तो यूएस के साथ है ना, आया ना क्लियर? गए थे ना, खेतों खेत जाते हैं जहाँ से लोग. तो यहाँ तो चलो अलग से जरूरी नहीं है कि ये नॉलेज काम आए, बट कई बार होता है कॉन्टिनेंट वाइज कंट्रीज दे रखी होते हैं, तो वो स्पेसिफिक वोकैबुलरी में तुम यूज कर सकते हो, कंट्रीज बिलोंगिंग टू डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, राइट. हालांकि जो आपका ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है, कई बार वो भी 2 अलग अलग कॉन्टिनेंट मान लिए जाते हैं, बट जस्ट बिकॉज कि वो दोनों अमेरिका में आते हैं इसलिए वो एक ही बस अमेरिका. लेकिन नॉर्थ ऊपर की तरफ होता है और साउथ नीचे की तरफ. मतलब अगर मैप तुम ऐसे देखो तो ये इधर ये सारा आपका कनाडा हो जाता है, फिर यहाँ कुछ ये, तो ये नॉर्थ अमेरिका और ये आपका साउथ अमेरिका, और यहाँ आपका सारा कनाडा, और हम भी आते हैं कहीं यहाँ एशिया, छोटा सा इंडिया फिर यहाँ बना होता है. ये तो बहुत बड़ा हो गया. तो ये डेटा है आपके सामने जो आप देख पा रहे हो. हमें ये भी देखना है कि जो डेटा है एग्जैक्टली वो कौन सी यूनिट में. कई बच्चे उसको इंट्रो में लिखते हैं, द डेटा इज कैलिब्रेटेड इन किलोमीटर्स और इन पाउंड्स. इट्स नॉट नीडेड, जरूरी नहीं है उस चीज को लिखना, ठीक है ना. और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि लिखते हो तो वो गलत हो जाता है, बट ऐसे रेडीमेड सी लाइनों से अपना जो रिपोर्ट है उसको भरने की जरूरत नहीं है. एग्जामिनर इतना इंटेलिजेंट है या इतना समझदार है, उससे समझ में आता है बच्चे का स्किल क्या है और बच्चे की रेडीमेड या क्रैम की हुई चीज़ें क्या हैं. तो ये तो कोई भी लिख लेगा, डेटा इज कैलिब्रेटेड इन पाउंड्स, तो इट्स नॉट नेसेसरी. बार बार आएगा वहाँ पे कि वो मिलियन में है या वो पाउंड्स में है. तो यहाँ पे ये डेटा किस में है, बाकायदा लिखा हुआ है इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल मिलियंस. तो यानी कि ये 10 मिलियन, 20 मिलियन, 30 मिलियन. और एक बार मैंने बताया था कि मिलियन और बिलियन अगर याद रखना हो, कैसे याद रखोगे? 1 मिलियन, 1 बिलियन कैसे याद रखोगे? 6, 9. यानी कि जब 6 zeros हैं तो 1 मिलियन होता है, यानी कि 10 लाख, जो हमारी इंडियन के हिसाब से लाख. और जब 9 zeros होते हैं तो 1 बिलियन बनता है, यानी कि 100 करोड़. 100 करोड़. हमारी पॉपुलेशन कितनी है अभी? 1.35 बिलियन, यानी कि तकरीबन 135 करोड़. तो 10 को जब 10 को नहीं, 1 के आगे जब 9 zeros होंगी तो वो 1 बिलियन है, और 1 के आगे जब 6 zeros होंगी तो वो 1 मिलियन है, यानी कि 10 लाख है. लाख में 5 जीरो आती है ना, तो उसके आगे जब 10 लग जाएगा तो 1 जीरो बढ़ जाएगी. ओके, तो ये टूरिस्ट अराइवल आपका मिलियंस में है और 5 कंट्री हैं. क्या देख पा रहे हो, कॉमन क्या है? सब कुछ ऊपर ही जा रहा है या कुछ नीचे भी आ रहा है? यानी कि क्या बढ़ा है वक्त के साथ? टूरिस्ट अराइवल
बड़ा है, घटा तो कहीं नहीं है, वो अलग बात है, कहीं पे ज्यादा बड़ा है, कहीं पे थोड़ा बड़ा है, लेकिन बढ़ा है। तो ये चीज ओवरऑल में लिखने लायक बात है, ठीक है ना। चलो अब इसको लिखेंगे। इंट्रो, अक्सर मैं एक बात कहता हूं कि इंट्रो बुरी लिखोगे तो स्कोर कटेगा, स्कोर डिडक्ट होगा, उसका आपके स्कोर पे फर्क पड़ेगा, एग्जामिनर आपको कम स्कोर देगा। लेकिन अगर इंट्रो अच्छा लिखोगे उसका आपके स्कोर पे फर्क नहीं पड़ेगा, उससे ज्यादा स्कोर नहीं आएगा। क्यों? इसका रीजन क्या है? असली जो डेटा है या असली जो कंपैरिजन है, असली जो चीजें लिखनी है, जो रिपोर्ट राइटिंग का असली कंटेंट होगा वो बॉडी पैराज में होगा। इंट्रो तो सिर्फ रीडर को ये बताने के लिए कि एग्जैक्टली ये किस बारे में है, ये रिपोर्ट किस बारे में है, ये रिपोर्ट किसका कंपैरिजन है, रिपोर्ट किसका इलस्ट्रेशन है, किसका डिस्क्रिप्शन है, क्या चीजें कंपेयर हो रही हैं, कौन से टाइम पीरियड की कंपेयर हो रही हैं, कौन सी कंट्री की कंपेयर हो रही हैं, बस उसके लिए है। अब बच्चे इसके लिए रेडीमेड सी चीजें याद कर सकते हैं, कर लेते हैं, करते हैं, एग्जामिनर को इस चीज का पता है, इसलिए वो अच्छा लिखा हुआ है, तब भी एग्जामिनर इतना इंप्रेस नहीं होता। वो अभी आगे जाएगा और देखेगा कि आगे कितना अच्छा लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ चीजें रेडीमेड हो सकती हैं। लेकिन अगर यहाँ भी चीजें गलत हैं, इंट्रो में ही ग्रामर की गलतियां हैं, इंट्रो में ही प्रेपोजिशन इधर उधर हो रहा है, या इंट्रो में ही क्लैरिटी नहीं आ रही, रीडर को पता ही नहीं लग रहा आपके इंट्रो को पढ़ के कि एग्जैक्टली कंपैरिजन है किस चीज का, तो एग्जामिनर वहीं से उसका माथा ठनक जाएगा कि इसकी रिपोर्ट में कुछ खास मिलने वाला नहीं है। तो वो थोड़ा सा नेगेटिव परसेप्शन शुरू से ही हो जाता है। और ये कहावत होती है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो इसलिए मेक श्योर कि आप अपना इंट्रो बिल्कुल स्मूथ लिखें और ज्यादा कोई अलग से अपना मसाला उसमें ऐड ना करें। सिंपली जो कुछ आपकी स्टेटमेंट में लिखा होता है उसी का थोड़ा सा रीफ्रेज, उसी का थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज कर लो या उसके वर्ड्स चेंज कर लो और उसी बात को वहां पे लिख दो। तो यहां पे द ग्राफ बिलो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल इन 5 कंट्रीज। अब देखो मैंने इंट्रो कैसे लिखा। द ग्राफ कंपेयर्स, आप सभी लिखेंगे अपनी कॉपी में, यू विल राइट। जब हम अपने हाथ से लिखते हैं तो उससे अलग एक रिटेंशन आता है, उससे अलग मेमोरी डेवलप होती है। लिखना चाहते हो लाइन ग्राफ तो लाइन ग्राफ लिख लो, और क्योंकि एक सिंगल ग्राफ है इसलिए कंपेयर्स एस लगाएंगे, 2 होते तो कंपेयर लिखते, राइट। अच्छा, कंपेयर वर्ड मेरा पर्सनल फेवरेट टर्म है क्योंकि ये सारे काम ही कंपैरिजन का करते हैं। तुम लिखने को शोज लिख सकते हो, डिस्क्राइब्स लिख सकते हो, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट लिख सकते हो, कुछ लोग डिपिक्ट लिखते हैं, कुछ डिस्प्ले लिखते हैं, कुछ रिवील्स इंफॉर्मेशन अबाउट, कुछ लोग तड़कता भड़कता भी कई बार कोई शब्द लेके आते हैं जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कीप इट सिंपल और स्टिक करो, जो भी शब्द यूज करना है उसको स्टिक करो, क्योंकि यहां हो सकता है तुम 50 रिपोर्ट लिखो लेकिन अपने रियल एग्जाम में तो एक ही लिख के आनी है, ठीक है ना। तो मुझे दिखाने के लिए तुम यहाँ आज कंपेयर कर, चलो चेंज कर लेते हैं, आज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, तो नहीं, तुम एक वर्ड रोज लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो वहां पे फिट बैठना चाहिए, वहां सच में कंपैरिजन फिर होना भी चाहिए। और कई बार इसको प्रोवाइड अ डिटेल्ड कंपैरिजन अबाउट ऐसे भी लिख देते हैं इस बात को। सो द लाइन ग्राफ कंपेयर्स द ईयरली अराइवल हाँ जी, यहां मैंने ईयरली अराइवल लिख दिया क्योंकि वहां दिया हुआ है 1995 में इतना, 2000 में इतना, तो एक साल में कितना टूरिस्ट आते हैं डाटा उस चीज का है। एनुअल वर्ड यूज कर लेते हैं, ईयरली वर्ड यूज कर लेते हैं, इन ए ईयर यूज कर लेते हैं, ओवर एन ईयर यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ईयरली अराइवल ऑफ टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट टूरिस्ट्स का सिनोनिम हम आगे काफी यूज करेंगे, विजिटर्स, तो हमारे पास वो टर्म रहने चाहिए, वो आगे काफी बार यूज होगा टूरिस्ट। और जैसे ही नंबर मैंने लिखा ना, तो ऐसे मत लिखना आप लोग, एक्रोनिम मत यूज किया करो रिपोर्ट राइटिंग में, पूरा लिखो उसको नंबर, ओके। टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट इन 5 कंट्रीज
अब ऐसा नहीं है कि यहाँ 5 कंट्रीज के नाम हम नहीं लिख सकते थे, लिख सकते हैं, बट क्योंकि आगे पूरे रिपोर्ट में उनका जिक्र आएगा, उसको लिखेंगे, तो यहाँ पे वो 5 शब्द बढ़ाना मैं ज़रूरी नहीं समझता अपनी वर्ड लिमिट पूरी करने के लिए। वो आगे आएंगे, उनका जिक्र होगा बार बार। ओके, बिटवीन 1995 एंड 2010। तो जैसा कि मैंने कहा कि इंट्रोडक्शन का मकसद क्या होता है, राइटिंग की ही क्यों जाती है, रिपोर्ट लिख ही क्यों रहे हैं, ताकि कोई पढ़े तो ये रिपोर्ट लिखने वाले की जिम्मेदारी है कि उसको आसानी से सब कुछ समझ में आ जाए, शुरू से लेकर एंड तक। हमें उसके लिए चीज़ों को आसान बनाना है, इसलिए इंट्रो शुरू में बता देते हैं रिपोर्ट किस बारे में है, तो रीडर की कन्वीनियंस के लिए इसको हम लिखते हैं, राइट। तो पता लग गया रीडर को पता लग गया कि ये एक तुलना है, और तुलना किस चीज़ की है, ईयरली अराइवल ऑफ टूरिस्ट्स, ठीक है ना। हालांकि ये नहीं भी लिखते चलता, टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट, ईयरली अराइवल ऑफ टूरिस्ट कहाँ पे, इन 5 कंट्रीज, 5 देश, वो पता लग जाएगा उसको, और कौन से वक्त के बीच में है ये सब कुछ, 1995 और 2010। दैट्स इट, कोई ग्रामर की गलती नहीं है इसमें, पता लग गया और ठीक ठाक वर्ड्स हमारे यूज हो गए। दैट्स इट, क्लियर है। अब बात आती है जनरल ओवरव्यू। जनरल ओवरव्यू का एक रूल है जिसको तुम्हें फॉलो करना है, वो एक रूल ये, जनरल ओवरव्यू में स्पेसिफिक डेटा मेंशन मत करो, स्पेसिफिक स्टैटिस्टिक्स फिगर मेंशन मत करो, गहराई में मत जाओ, समझ गए। क्यों? अगर तुम जब ओवरव्यू की बात कर रहे हो, जब कोई मोटी मोटी सी बात कर रहे हो, वहीं पे कोई स्पेसिफिक डेटा देने लग जाओगे, तो फिर बाद में जो मेन बॉडी पैराज हैं जहाँ पे हमें डिटेल्ड कंपैरिजन करना है, तो वहाँ क्या करोगे फिर तुम। तो इसका जो मकसद है उसको मेंटेन करके रखो, कायम रखो, यानी कि यहाँ पे डेटा मेंशन नहीं करना। Yes, ma'am. अनुराग, यशप्रीत, कुलशिदा, पारस, Yes, ma'am. अनिल, Yes, ma'am. रितिका, दीपक, Yes, ma'am. मीनू, राज, पूजा, स्वाति, जितेंद्र, Yes, ma'am. गौरव, Present. लवदीप, Present. पार्थ, Yes, ma'am. युवराज। Yes, ma'am. ऐड रोहित, तान्या रोहित का भी ऐड कर लेना। ठीक है। तो एक रूल तो मैंने बता दिया कि स्पेसिफिक डेटा कोई मेंशन मत करो, और एग्जैक्टली बताना क्या है, एक टाइम पीरियड है बकायदा यहाँ पे 1995 से 2010 तक। उसके बीच में जो सबसे बड़ा चेंज है, जो उस पूरे टाइम पीरियड में जो एक कॉमन सी चीज़ तुम्हें दिखाई दे रही है, हम उसे जगह देते हैं। लुक एट द टॉप, लुक एट द बॉटम। बॉटम यानी सबसे कम चीज़ें या सबसे ज़्यादा चीज़ें या सबसे बड़ा जो बदलाव, तो उसे ओवरव्यू में जगह देनी है हमें। कोई मामूली छोटी सी कोई सिंगल ईयर की बात नहीं उठानी, थ्रू आउट जो चेंज हुआ है, थ्रू आउट जो चीज़ दिखाई दे रही है होती हुई, उसे जगह देनी है। समझ गए? यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तुम यहाँ एग्जैक्टली कोई 2000 में क्या हुआ उसे जगह मत देना, एग्जैक्टली कोई 2005 में कोई चीज़ ऊपर है या नीचे है उसे जगह मत देना। उसे कहाँ जगह मिलेगी रिपोर्ट में? मेन बॉडी पैरा में। यहाँ पे ओवरऑल मोटी सी बात करो जो थ्रू आउट है। तो देखो हम इसमें थ्रू आउट क्या दिख रहा है, एक तो सब बड़ा है, समझ गए। दूसरा, डोमिनेट कौन कर रहा है टूरिस्ट के मामले में? सबसे ज्यादा टूरिस्ट कहाँ पे हैं इन कंट्रीज में बात करें तो? यूएसए और फ्रांस, और कम प्रेफरेंस वाली कंट्री कौन सी है जहाँ टूरिस्ट कम है? इजिप्ट और ब्राजील। ये हमें समझ में आ रहा है। तो ये 3-4 चीज़ों के अंदर से हम अपना ओवरव्यू निकाल लेंगे और उसको हम मेंशन करेंगे। तो देखो इसको कैसे लिखा, ओवरऑल लाइन छोड़नी है बीच में, जिस भी कॉपी पे लिख रहे हो एक लाइन छोड़ने का मतलब है रीडर के लिए काम आसान करना कि अब पैरा चेंज हो रहा है, और पैरा का अपना एक मकसद होता है। पिछले का अपना एक मकसद था, इस पैरा का अपना मकसद है, जब ये पैरा चेंज हो जाएगा तो उसका अपना एक मकसद होगा। ओवरऑल इट इज क्लियर। मैं कहता हूं बस इससे ज्यादा कुछ लिखने की कोशिश मत करो,
कुछ बच्चे बहुत लंबा चौड़ा भी लिख देते हैं, इट कैन बी क्लियरली सीन फ्रॉम द गिवन स्टैटिस्टिक्स। तो ये बहुत ज़्यादा लाइनें, बहुत ज़्यादा वर्ड्स हो जाते हैं, नहीं ऐसा मत करो, जरूरी नहीं है। इट इज़ क्लियर, ये साफ है, इट इज़ क्लियर दैट ओवरऑल इट इज़ क्लियर दैट USA and France attracted more tourists over the given time period. USA and France attracted more tourists जब ये मोर लगाते हैं तो इसका क्या मतलब है? कंपैरिजन है किसी दूसरी चीज के मुकाबले ज्यादा। तो दूसरी चीज यानी क्या? यहाँ जो दूसरी कंट्रीज दे रखी हैं, तो रीडर को ये पता लग गया कि अच्छा यहाँ जो 5 कंट्री हैं उन 5 कंट्री में से ये 2 कंट्रियों ने ज्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया ओवर द गिवन टाइम पीरियड। ओवर द गिवन टाइम पीरियड। कई बार जब राइटिंग चेक करते हैं आप बच्चों की, मैं ये देखता हूँ ये ओवर द गिवन टाइम पीरियड तुम यही लिखाते हो ऊपर ही, इंट्रो में ही। इंट्रो में नहीं लिखना उसको, इंट्रो में तो बताओ, अभी तो रीडर शुरू किया है ना पढ़ना, उसे क्या पता गिवन टाइम पीरियड कौन सा है? तो इंट्रो में नहीं लिखना उसको। जब इंट्रो में टाइम पीरियड दे दिया कि 1995 से और 2010 है, तो अब हमें पता है कि रीडर ने उसको इंट्रो में पढ़ लिया, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ओवर द गिवन टाइम पीरियड, दिए गए वक्त के दौरान। वो दिया गया वक्त ऊपर रिपोर्ट में मेंशन हो चुका है, तो इसलिए ये बात समझ में आई कि यहाँ लिख सकते हो तुम थ्रू आउट द गिवन टाइम पीरियड, ओवर अ गिवन टाइम, थ्रू आउट द गिवन टाइम स्पैन, थ्रू आउट द शोन टाइम स्पैन। तो ये 2-4 तरीके हैं, ठीक है। 2 से ज्यादा बार इस टर्म को यूज मत करो। अगर टेक्स्ट में बार बार वो चीज आ भी रही है रिपोर्ट लिखते वक्त, तो मैक्सिमम 2 बार, और उसमें भी ये 2 अलग अलग, ओवर द टाइम पीरियड शोन, थ्रू आउट द गिवन टाइम स्पैन। तो थोड़ा सा चेंज करके उसको लिख लो, ओके। वेयर एज, जबकि, अब ये कब लगाते हैं वेयर एज? जब थोड़ा सा हम कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे होते हैं या उसका उलट का डेटा बता रहे होते हैं। ये तो था जिसने सबसे ज्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट किए, तो वेयर एज तब लिख रहे हैं जब जो सबसे कम प्रेफर्ड थे। वेयर एज ब्राजील एंड इजिप्ट वर लेस प्रेफर्ड डेस्टिनेशन। कंट्रीज हैं तो उनके नाम बड़े होंगे, मतलब कैपिटलाइज फर्स्ट जो लेटर होगा। ब्राजील एंड इजिप्ट वर, 2 कंट्री हैं इसलिए वर, लेस प्रेफर्ड डेस्टिनेशन। जब प्रेफर्ड लिखते तो R डबल होता है। डेस्टिनेशन क्या होती है? मंजिलें, जगहें। 2 हैं इसलिए डेस्टिनेशंस लिख देते हैं। चलो, अब मैं कहता हूं ना स्पेसिफिक वोकैबुलरी, ये रही स्पेसिफिक वोकैबुलरी। लेस प्रेफर्ड, डेस्टिनेशन, अट्रैक्ट, राइट, टूरिस्ट्स। कॉमन क्या है? वेयर एज, सारी रिपोर्ट में यूज होगा। ओवर द गिवन टाइम पीरियड, ओवरऑल, कंपेयर। स्पेसिफिक क्या है? अराइवल, ईयरली। समझ गए? तो क्योंकि इसमें टूरिस्ट से जुड़ी हुई बात है, आवागमन की बात है, तो ऐसे ऐसे टर्म यूज होंगे। अराइव, रीच, वेंट, विजिट, राइट, डेस्टिनेशन, अट्रैक्ट, फेच, एल्योर, ललचाना, एंटाइज, एक्सपीरियंस्ड, ये कॉमन में भी आ जाता है ये। चलो भाई अब लिखना शुरू करें। मेन बॉडी पैरा ये हो गए हमारे इंट्रोडक्शन और जनरल ओवरव्यू। अब हम अपने मेन बॉडी पैरा की तरफ बढ़ते हैं। ग्रामर भी समझते रहो भाई। यहां अट्रैक्टेड सेकंड फॉर्म, वर लेस प्रेफर्ड डेस्टिनेशन पास्ट, क्योंकि बात ही पास्ट की है, ओके। अब एक और समझने वाली चीज, जब हम अपना मेन बॉडी पैरा शुरू कर रहे हैं, टाइमलाइन कहां से शुरू हो रही है? 95 से, 95 से। तो क्या मैं 2005 की बात कर दूं शुरू? बीच में से शुरू हो जाएं? नहीं। तो एक सिंपल सा जो रूल है, जहां से टाइमलाइन शुरू हो रही है वहां पे उस ईयर में ये जो 5 कंट्रीज हैं, उस ईयर में थोड़ा हम बताएं कि हालात क्या थे, 5 कंट्री के फिगर्स क्या थे,
5 कंट्री का टूरिस्ट अराइवल कितना था, और उसको फिर बाद में हम कितना बढ़ा या कितना घटा, तेजी से बढ़ा या तेजी से घटा, वो चीज़ बाद में लेके आए। तो हमने लिखा इन 1995 सिंपल सा है, 1995 में ओवर 70 मिलियन। अभी ऐसे ऐसे टर्म बड़े मैटर करते हैं, ओवर यानी कि उससे ज्यादा, 70 मिलियंस। ये दो तरह के जो आपके टास्क हैं, लाइन ग्राफ और बार, इसमें आपको एग्जैक्ट नहीं पता होता कि ये कितना है। टेबल में एग्जैक्ट फिगर लिखे होते हैं, पाई में एग्जैक्ट फिगर लिखे होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप एक रफ आइडिया लेके चलते हो। मान लो ये ऐसे है ना, तो फिर हल्का सा अंदाजा कि ये कितना होगा। इसलिए ऐसे में कौन से टर्म यूज हो जाते हैं? जस्ट अबव, जस्ट बिलो, रफली, अराउंड, अबाउट, ऑलमोस्ट, नियरली, तो ये वाले टर्म्स ज्यादा यूज होते हैं। क्लियर है? तो यहां तुम देखोगे इस चीज को। ओवर 70 मिलियन टूरिस्ट्स विजिटेड, सेकंड फॉर्म क्यों आनी है? क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। विजिटेड द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड स्टेट्स। अब ये देखो थोड़ा सा समझने वाली बात है, हमने लगाया कोमा। अब वो जो 70 मिलियन है, अब मैं एक ऐसी बात लिखूंगा जो उसको कंपेयर कर देंगी किसी दूसरी कंट्री के टूरिस्ट अराइवल के साथ, जिसमें दूसरी कंट्री का टूरिस्ट अराइवल भी अपने आप पता लग जाएगा कि वो कितना था। मोर देन ट्वाइस एज मैनी एज द, मोर देन ट्वाइस एज मैनी एज द नेक्स्ट मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन, नेक्स्ट मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन शोन, जो कि क्या है? फ्रांस। अब ये जो लाइन मैंने लिखी, ये आप बच्चे नहीं करते आमतौर पे। आप इस तरह से डेटा को कंपेयर नहीं करते, आपके पास इस तरह के तरीके नहीं होते डेटा कंपैरिजन के, और अगर ये तरीका यूज करोगे तो बैंड स्कोर आएगा ज्यादा ग्रामेटिकल रेंज की वजह से। ओके, इससे क्या पता लग गया? मोर देन ट्वाइस एज मैनी एज, मोर देन ट्वाइस, यानी कि 70 का आधा, उसके कहीं आसपास होना चाहिए फ्रांस का टूरिस्ट अराइवल। तो कितना था? तकरीबन 30 के अराउंड देख पा रहे हो तुम, 30 से थोड़ा सा ऊपर। मान लो इसको हम 32 कर लेते हैं, और 32 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 64। तो 64 से थोड़ा ज्यादा, तो वो बात समझ में आई। तो बिना लिखे ये अंदाजा मिल गया रीडर को कि फ्रांस का जो टूरिस्ट अराइवल है 70 से 35, 35, 32 तकरीबन यहीं कहीं है, 33, 32, 34। क्लियर है? तो ये है रिपोर्ट राइटिंग बिना डेटा मेंशन किए, कंपैरिजन से ही दूसरे के साथ पता लग गया रीडर को कि डेटा क्या था। अब आगे देखो। However, हालांकि between 2005 and 2010 there was a slight decrease in the number of visitors. ग्रामर देखो, there was a slight, यहां पे there was की ग्रामर आई, यहां पे सेकंड फॉर्म की ग्रामर थी। there was a slight decrease, यानी कि थोड़ी सी गिरावट, slight decrease in the number of visitors going to the United States. in the number of visitors going to the United States. अब यहां बच्चे बता अक्सर क्या गलती करते हैं? बच्चे लिखते हैं there was a slight decrease in the United States. आप ऐसे लिखते हो, और वो बड़ा अजीब सा एक सेंटेंस हो जाता है कि
थोड़ी सी कमी आई यूनाइटेड स्टेट्स में, यूनाइटेड स्टेट्स में कमी नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स में आने वाले पर्यटकों की संख्या में कमी आई। तो ये चीज़ें भी ध्यान में रखा करो जब तुम कुछ इंक्लाइन डिक्लाइन लिखते हो, तो वो किसका इंक्लाइन डिक्लाइन, वो डेटा का है, वो जगह का नहीं है, ठीक है ना। स्लाइट डिक्रीज इन द नंबर ऑफ विजिटर्स गोइंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स, वेयर एज, अब यहाँ वेयर एज ऊपर आ गया था वेयर एज, तो हम इसका सिनोनिम यूज करते हैं वाइल, वाइल देयर वॉज एन इंक्रीज ऑफ नियरली 20 मिलियन टूरिस्ट्स। अब देयर वॉज की ग्रामर 2 बार यूज हो रही है यहाँ पे, हम इसको चेंज करते हैं अपनी तरफ से, वाइल France witnessed a rise in the tourist arrival। अब कितना लिखना है, इंक्रीज ऑफ नियरली 20 मिलियन टूरिस्ट, 20 मिलियन, 30 से वो कहां पे आ गया था तकरीबन, whereas there was an increase of nearly 20 million tourists visiting France। तो 2000 कहाँ लिख रहे हैं हम, 2005 से लेके 5 से 10 में देखो तो फ्रांस 2005 में कितना था 70, और 2010 में वो तकरीबन कितना दिख रहा है 90 से थोड़ा नीचे, इसलिए हमने इसको लिखा, ठीक है। While France witnessed a rise in the tourist arrival from roughly कितना था 70 मिलियन इन, या वो तो हमने लिख दिया ना, ये तो लिख चुके हैं हम यहाँ 2005 और 2010, तो सीधा लिखो फ्रॉम रफली 70 मिलियन टू 90 मिलियन। क्लियर है? कोशिश करो सेम ग्रामर रिपीट ना करो। जब मैंने लिखा होगा मे बी उस टाइम पे मुझे ये ग्रामर सूझी नहीं होगी फ्लो में, अब मैं देख पा रहा हूँ कि भाई पीछे वो ग्रामर देयर वाज कि एक बार आगे, तो चलो थोड़ा सा रिप्लेसमेंट उसका यूज कर लेते हैं। तो हमने अपने रीडर को, या फिलहाल रीडर कौन है, एग्जामिनर, उसे हमें बैंड स्कोर देना है, हमें क्वालिफाई करना है कि हाँ तुम्हारी इंग्लिश इतनी अच्छी है, तुम्हें वीज़ा मिल जाना चाहिए पढ़ने का, ठीक है। तो ये देखो ये ग्रामर फ्रांस विटनेस्ड, इस ग्रामर का स्कोर है, देयर वाज ये अलग ग्रामर है, मोर देन ये कंपैरिजन की देखो ग्रामर है, ठीक है ना, ये सेकंड फॉर्म की ग्रामर है। फिर फ्रेजेस देखो, वोकैबुलरी का स्कोर कहाँ मिलेगा, ए स्लाइट डिक्रीज ये एक वोकैबुलरी है, ओके, रफली ये एक वोकैबुलरी है, वाइल इस वोकैबुलरी का स्कोर है, राइज ये वोकैबुलरी है, एज द नेक्स्ट मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन ये एक पूरा फ्रेज है। तो ये चीजें वोकैब का स्कोर दिलवाएंगी, और जो ग्रामर के स्ट्रक्चर्स हैं वो ग्रामर का स्कोर, स्ट्रक्चर्स जो अलग अलग यूज किए हैं वो ग्रामेटिकल रेंज का स्कोर, और एक सिस्टमैटिक सिलसिलेवार तरीके से लिखा है तो कोहेरेंस कोहेजन का स्कोर। और अगर सारी मेन चीजें कवर की हैं, पैराग्राफिंग ठीक से की है, तो टास्क अचीवमेंट का, टास्क 1 के केस में टास्क अचीवमेंट बोलते हैं उसको, टास्क 2 के केस में उसे टास्क रिस्पॉन्स बोल देते हैं। बात एक ही है, प्यारा हो या प्रेम सिंह, बोथ आर द सेम थिंग। आगे देखो, अब देखो जो ये इंक्रीज हुआ फ्रांस के टूरिस्ट में 20 million users visiting France. The result was that in 2010 the number of tourists arriving in the United States and France was almost equal at around 90 million each. तो ये लिख के हमने रीडर को बता दिया कि यूएस आगे था। हमने कहाँ से बात शुरू की थी कि यूएस का जो टूरिस्ट अराइवल था वो फ्रांस से दुगने से भी ज़्यादा था, जहाँ से बात शुरू हुई 1995, और 2010 तक आते आते क्या हो गया, ऑलमोस्ट इक्वल एट अराउंड 90 मिलियन ईच।
अब जब ये दिख रहा है ना एट अराउंड 90 मिलियन ईच, अब मुझे ये लाइन थोड़ी वो लग रही है यूजलेस, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी 90 मिलियन लिखा हुआ है, उससे पता लग जाएगा कि फ्रांस 90 मिलियन पे आ गया। समझ गए? तो इस लाइन की फिर जरूरत नहीं थी। फिर भी चलो इलेबोरेशन के लिए लाइन लिखते हैं। द रिजल्ट वाज दैट, और उसका नतीजा क्या था, इस इंक्रीज का नतीजा क्या था? द रिजल्ट वाज दैट यूएस एंड फ्रांस had almost identical figures of tourist arrival या international tourist arrival। in 2010, और ब्रैकेट में दिखा दो 90 मिलियन। किस लिए यूज होती है ब्रैकेट? इसीलिए तो होती है जो हम चाहते हैं कि रीडर को थोड़ा रेफरेंस मिल जाए। कितना? 90 मिलियन। थोड़ी ग्रामर भी आ गई, हैड, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, वर्ड्स भी यूज कर दिए, रेंज भी दिखा दी। हाँ जी, 5 कंट्रीज थी, कितनी कवर हो गई? हमने कैटेगराइज कैसे किया? जो सबसे 2 डोमिनेटिंग कंट्रीज थी 5 में से, हमने उनको पहले कवर कर दिया। अभी हमारे पास 3 कंट्रीज बची हुई हैं, एक बड़ी पैरा, तो उसको हम उसका कंपैरिजन दे देंगे, उसका बता देंगे। लेकिन एक को हमने केटर कर लिया बढ़िया ग्रामर से, बढ़िया वोकैबुलरी से, बिना ग्रामर के मिस्टेक किए, तो उसका स्कोर हमें मिलेगा। कोहेरेंस कोहेजन कैसे आएगा? हमने वाइल यूज किया, द रिजल्ट वाज दैट, हमने वो यूज किया, ठीक है? उससे कोहेरेंस कोहेजन का स्कोर मिलता है। चीजें आपस में कनेक्ट हो रही हैं, ईयर यूज करते जा रहे हैं बिटवीन 2005 2010। अब पैरा चेंज कर रहे हैं हम। द नंबर ऑफ टूरिस्ट्स विजिटिंग मलेशिया अब यहां पे मैं विजिटर भी लिख सकता था, नंबर ऑफ विजिटर्स विजिटिंग मलेशिया, थोड़ा अजीब सा हो जाता, नंबर ऑफ विजिटर्स विजिटिंग मलेशिया, तो डेलिबरेटली यहाँ टूरिस्ट लिखा ताकि वो विजिटिंग के साथ थोड़ा आइडेंटिकल ना लगे। द नंबर ऑफ टूरिस्ट्स विजिटिंग मलेशिया रोज स्टेडली। क्या होता है स्टेडली? स्टेडीली, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। सुनिए कहानी कछुए वाली, स्लो लेकिन स्टेडी, स्लो लेकिन स्टेडी, निरंतर, है ना? तो स्टेडी, धीरे धीरे, निरंतर, बीच में ऐसा नहीं कि नीचे आ गई, हल्का हल्का सा। तो स्टेडी थी मलेशिया की जो इंक्लिनेशन था या इंक्रीज था, इसलिए लिखा रोज स्टेडीली, ये एडवर्ब हो गया स्टेडीली। ओवर द होल पीरियड, ये देखो तरीका, ओवर द होल पीरियड यानी कि पूरे 15 वर्षों में, ओवर द होल पीरियड। अब होल पीरियड पता है रीडर को, शुरू में मेंशन कर दिया था हमने, इसलिए वो समझ लेगा होल पीरियड। बट बाय 2010 द टोटल वाज स्टिल अंडर 50 मिलियन। बट बाय 2010, ये बाय का यहाँ क्या सेंस है हिंदी में? तक। द टोटल वाज स्टिल अंडर 50 मिलियन। बढ़ा वो स्टेडीली, लेकिन 2010 तक भी वो 50 मिलियन से नीचे ही रहा। तो रीडर को पता लग गया, ठीक है? अब इसमें एक चीज मिसिंग है, देखो मैं देख पा रहा हूं, रीडर को ये नहीं पता लगा कि वो शुरू कहां से हुआ था, है ना? कि फ्रांस का 1995 में टूरिस्ट अराइवल कितना था, रीडर को ये तो नहीं पता लगा, इससे नहीं लगा ना? तो हम इस सेंटेंस फॉर्मेशन में कहां चेंज करें? द नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिटिंग मलेशिया रोज स्टेडीली ओवर द होल पीरियड।
फ्रॉम अराउंड कितना है 20 million in 1995 कोमा बन गई बात। अब पता लग गया ना। The number of tourists visiting Malaysia rose steadily from around 20 million in 1995, but by 2010 the total was still under 50 million. लो और क्लैरिटी आ गई, वर्ड्स उतने यूज हुए, ठीक है। द कंट्रीज विद द फ्यूएस्ट टूरिस्ट अराइवल, फ्यूएस्ट क्या होता है भाई? सबसे थोड़े, जो गिवन कंट्रीज में से सबसे थोड़े, फ्यूएस्ट। द कंट्रीज विद द फ्यूएस्ट टूरिस्ट अराइवल वर ब्राजील एंड इजिप्ट। कौन सी थी? सिंपल सा तरीका, वर ब्राजील एंड इजिप्ट। The number of tourists going there was similar between the number of tourists going there was similar, एक जैसे से थे वो, similar between 1995 and 2000, between 1995 and 2000, सही है ये बात, थे सिमिलर, at around 9 million, या between just below 10 million. It's a better way, बजाय कि हम प्रिसाइजली कोई 9 या 8 को पिक करें, अगर हम उसकी जो राउंड फिगर है वहां पे 10, 20, 30 या 25, 15, सो दैट्स अ बेटर आइडिया। जस्ट बिलो, जस्ट अबव वो चीज दिखा दो वहां पे, ठीक है। बिटवीन 1995 एंड 2000, जस्ट बिलो 10 million, बट देयर आफ्टर, लेकिन उसके बाद, अब यहाँ पे ग्रामर देयर वॉज की, मैं इसे रिपीट नहीं करना चाहता, क्या हमारे पास कोई तरीका है? और देयर वॉज अ ग्रेटर इंक्रीज इन टूरिस्ट गोइंग टू इजिप्ट, बट देयर आफ्टर पैसिव का एक पैसिव नहीं यूज किया हमने इसमें पूरे में, एक पैसिव का स्ट्रक्चर यूज करते हैं, बट देयर आफ्टर a greater increase was noticed या registered in tourist arrival in Brazil. ब्राजील में ज्यादा हुआ था ना? नहीं, इजिप्ट में हुआ था। इजिप्ट, क्योंकि हमने ये दिखाया कि ब्राजील और इजिप्ट का सिमिलर सा था, कब? 95 और 2000 के बीच में, जो कि 10 मिलियन से नीचे था, लेकिन आगे थोड़ा ज्यादा इंक्रीज हम इनमें को तुलना कर रहे हैं, बाकियों से नहीं। अ ग्रेटर इंक्रीज वाज रजिस्टर्ड इन टूरिस्ट अराइवल इन इजिप्ट, देन ब्राजील, देन इन ब्राजील, बजाय कि ब्राजील में, है ना। दो का मतलब क्या होता है? वो वाला दो नहीं, ऑल दो, हालांकि इट स्टेड
बिलो 20 मिलियन फॉर बोथ, और बोथ नहीं आना था, मतलब फॉर बोथ, इट स्टेड बिलो 20 मिलियन फॉर बोथ till 2000. Is that clear? क्या समझ में आया अब? यानी कि ये जो लिखा हुआ है बुक में, मुझे खुद याद आता है कि ये मेरा 3 साल पहले का, शायद 3 या 4 साल पहले का लिखा हुआ है। तब में और अब में मेरे ही अंदर चेंज आ गया, मेरी ही थोड़ी सी रेंज या सेंस ऑफ राइटिंग इंप्रूव हो गई, और मैं ही उसे अपग्रेड कर रहा हूं अब, कि जो 1-2 रेपिटेशन इसमें हैं या 1-2 कमियां इसमें थी, मैंने ही उसको अब ठीक कर लिया और तुम्हारे सामने ठीक किया और तुम्हें बताया कि देखो मैंने कैसे जानबूझ के रेपिटेशन अवॉइड किया है, कैसे जानबूझ के मैंने वहां पे अपने रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा प्लेस किया है कि उसको पता लगे डेटा पहले कितना था और बाद में कितना हुआ, कंपैरिजंस कैसे किए हैं, आइडेंटिकल फिगर्स कैसे दिखाए हैं 2 कंट्री के, जिससे थोड़ी लाइन बच जाती है, सेंटेंस फॉर्मेशन बच जाती है, क्योंकि वरना तो बहुत लेंथी हो जाता। अभी भी 186 देखो जो लिखा हुआ है और जो हमने यहाँ लिखा है उससे थोड़ा ज्यादा ही होगा, राइट? तो 170 180 दैट शुड बी द आइडियल लेंथ। तो हमें ज्यादा लंबा भी नहीं लिखना किसी चीज को। ऐसे में क्या काम आएगी चीज हमारी कि वो कंपैरिजन वाली लैंग्वेज जिसमें एक ही सेंटेंस में हम 2 अलग अलग कैटेगरीज को केटर कर लें। अब यहाँ वर्ड्स जो हैं, अराइवल, लेस प्रेफर्ड, स्टेडीली, देयर आफ्टर, अट्रैक्ट, डेस्टिनेशन, फ्यूएस्ट, स्टे, और मैंने फिर कुछ ग्रामर में कहीं विटनेस, यहाँ रजिस्टर्ड, विटनेस ऐसा यूज किया, एक जगह वाइल यूज किया था, ठीक है ना? ये कोहेरेंस कोहेजन के लिए जरूरी होता है, ये चीज हो गई, ठीक है? और टाइमिंग जहाँ दिखा रहे हैं हम, ये चीज, ये टाइमलाइन को आगे बढ़ा रही है, यहाँ पे ये था बाय 2010, ये कोहेशन के लिए जरूरी है, 2 इस तरह के टर्म्स जरूरी हैं, पंक्चुएशन, कोमास कहाँ लगाने हैं, ब्रैकेट्स कहाँ यूज करनी है, ठीक है? दैट्स हाउ वी राइट द रिपोर्ट। अब इसमें स्कोर क्यों मिलेगा? कौन से 4 पैरामीटर मीनू, कौन से 4 पैरामीटर? असेसमेंट पैरामीटर कौन से होते हैं? टास्क अचीवमेंट, GRA, LR एंड CC। टास्क अचीवमेंट, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, लेक्सिकल रिसोर्सेज, कोहेरेंस कोहेशन। तो अभी जो तुम्हारे सामने मैंने पूरी रिपोर्ट लिखी है, इन 4 पैरामीटर पे वो खरी उतरती है। हमने तकरीबन सब कुछ केटर किया तो वो टास्क अचीवमेंट है। कोई काम की चीज छोड़ तो नहीं दी? नहीं। हमने पैराग्राफिंग ठीक से की, कनेक्टर्स ठीक से यूज किए, टाइमलाइन को ठीक से लेके चले, तो वो कोहेरेंस कोहेजन है। अच्छे वोकैब यूसेस किए, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, और चेंज कर करके, तो लेक्सिकल रिसोर्स को ठीक से यूज करना और रेंज ऑफ लेक्सिकल रिसोर्सेज यूज करना, तो वो भी ठीक है। और ग्रामर ठीक लिखना, ग्रामर को एक्यूरेसी, और अलग अलग ग्रामर यूज करना, रेंज, तो GRA का स्कोर भी हमें मिलेगा। सो दैट्स हाउ वी विल अचीव हाई बैंड स्कोर इन रिपोर्ट राइटिंग। क्लियर है? अच्छा, ये स्ट्रक्चर्स जो यूज किए ये उन 20 कॉमन स्ट्रक्चर्स में से हैं। ये लास्ट वाला भी, अ ग्रेटर इंक्रीज वाज रजिस्टर्ड, कौन सा है? एक बार जाओ उन 20 स्ट्रक्चर्स पे। तो ये है आपका 4th स्ट्रक्चर, देखो, a sharp reduction of 18% was recorded, was registered, was witnessed, यहाँ कुछ भी आ सकता है, was registered, was noticed, was recorded, was observed, was experienced, was witnessed, 6-7 टर्म्स आ सकते हैं यहाँ पे। तो ये पैसिव वाला था, ठीक है ना? अब ये rose steadily, ये सबसे पहला ही है, हालांकि वहां मैंने एडवर्ब आगे लिखा हुआ है, gradually inclined, तो ये समझ लो inclined gradually, rose steadily, ये स्ट्रक्चर नंबर 1 है। ऐसे इट स्टेड, ये सेकंड फॉर्म, यही स्ट्रक्चर नंबर 1 है। ये नॉर्मल अलग से स्ट्रक्चर है, जरूरी नहीं वो यहाँ पे लिखा हुआ है, वो सिमिलर, वो एक जैसा था, नो एक्शन सेंटेंस है ये। क्लियर है? दैट्स इट।